गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हम व्यतिकरण पढ़ रहे थे, इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे। व्यतिकरण में आज अपनी जो क्लास नंबर है वो 3rd है। तो ऑप्टिक्स के अंदर अपन व्यतिकरण की चर्चा कर रहे थे। तो व्यतिकरण में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले तो व्यतिकरण क्या होता है, उसके रिलेटेड अपने अध्यारोपण का सिद्धांत, और हमन ने पढ़ा था कि कला संबंध स्रोत क्या होता है। जो व्यतिकरण में जो टर्म काम में आने वाली थी वो मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास में बता दी थी आपको। उसके बाद मैंने बताया कि व्यतिकरण का मैथमेटिकल डेरिवेशन बताया था कि उसको अपन ने डेरिवेशन में क्या क्या टर्म निकाली थी। एक तो परिणामी क्या निकाला था, आयाम निकाला था, परिणामी विस्थापन निकाला था। जब कोई दो तरंगें किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो उसका जो परिणामी विस्थापन होता है, जो नई बनने वाली वेव होती है, उसका विस्थापन क्या होता है वो अपन ने निकाला था। थर्ड अपन ने निकाला था कि परिणामी आयाम जो आर की वैल्यू थी वो निकाली थी। फिर मैंने उस आर की वैल्यू को इंटेंसिटी के रूप में यानी आई के रूप में कन्वर्ट किया था, तीव्रता के रूप में कन्वर्ट किया था। तो उसी के बेस पे अब अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास इंटेंसिटी वाली टर्म आई थी उसको अपन काम में लेते हुए अपन व्यतिकरण को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका संपोषी व्यतिकरण, सेकेंड है आपका विनाशी व्यतिकरण। तो बात करते हैं फर्स्ट संपोषी व्यतिकरण की, जिसे बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये संपोषी व्यतिकरण क्या होता है तो आप ये जानते हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। तो वापस एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण वह होता है जिसमें जब कोई दो या दो से अधिक तरंगे क्या होती है, एक पी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। क्या होती है? एक पी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। तो मैं ऐसी कोई तरंग बना लेता हूँ। देखो ये मैंने एक ऐसी तरंग बना ली। ये क्या है आपका 0 है, ये पाई/2 है, ये क्या है आपका पाई है, ये 3π/2 है, और ये क्या है आपका 2π है। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने क्या बनाई, एक वेव बनाई है। अब इसका मैंने विस्थापन मान लिया, इसका विस्थापन कितना है आपका y1 है। कितना है? y1 है। अब मैं इसी प्रकार एक दूसरी वेव बनाता हूँ। दूसरी वेव क्या है आपके पास, इसी प्रकार मैं एक दूसरी वेव बनाता हूँ। तो ये मैंने बना दी इसकी दूसरी वेव। इसका विस्थापन कितना है? y2 है। इसका विस्थापन कितना है? y2 है। अब आप जानते हो कि ये भी देखो, ये भी एक इस जगह से स्टार्ट हो रही है, पाई पर आकर ये भी 0 हो रही है, ये वापस 2π पर आकर दोनों 0 हो रही है। इसका मतलब ये दोनों तरंगे कैसी है, एक जैसी है, सतत रूप से उत्सर्जित हुई है, एक ही स्रोत से उत्सर्जित हुई है। ये भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। अब अपन को देखना क्या है कि इसमें जो संपोषी व्यतिकरण है वो कैसे अपन को दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखो जब y1 और y2 जब दो तरंगे एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो आप जानते हो कि वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आता है। तो वहां पे आप क्या बनाते हो, y1 प्लस का y2, यही लिखते हो आप, y1 प्लस का y2। तो यहाँ पे मैं जो अपनी नई वेव फ्रंट, एक नई वेव का निर्माण होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों वेव की सहायता से जब एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो एक नई वेव का निर्माण करेगा। नई वेव कैसी होगी, अब देखो ये y1 है, ये y2 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आप जानते हो कि यदि मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को ऐड करूंगा तो जो बनने वाली वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस दोनों से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं एक तीसरी वेव का निर्माण करता हूँ। तो संपोषी व्यतिकरण जब होगा जब यहाँ पे इस टाइप की कोई वेव बनेगी। किस टाइप की वेव बनेगी? इस टाइप की वेव बनेगी, और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, y1 प्लस का y2। कितना होगा? y1 प्लस का y2। तो ये वाली जो वेव है ये क्या बताएगी अपन को, ये बताएगी इसकी अधिकतम तीव्रता को। क्या बताएगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी को। ये क्या बताएगी यहाँ पे, अधिकतम तीव्रता को। क्या बताएगी? अधिकतम तीव्रता को। क्लियर? तो यहाँ पे ये अधिकतम तीव्रता को बताएगी। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण की। जब दो या दो से अधिक तरंगें एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है, एक नई तरंग का निर्माण होता है, और इस नई तरंग में उसकी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आपकी अधिकतम होती है। तो वही क्या कहलाता है, आपका संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। क्लियर? अब अपने पास जो कल वाली इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन की बात करते हैं। वो इक्वेशन क्या आती है आपके पास, I=I1 प्लस I2 प्लस का 2I1 I2, और यहाँ अंडर रूट था, और यहाँ पे क्या आया था अपने पास, cos डेल। ठीक है, यहाँ पे अपने पास पहले इक्वेशन ये आई थी cos k डेल माइनस का फाई था। तो फाई को एक बार के लिए मैंने 0 मान लिया, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एक बार इसको ही लेके सॉल्व कर रहे थे। इस पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे ये डेल था, k डेल माइनस का फाई था। तो इस टाइप से जो टर्म थी तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक बार के लिए इसको k डेल मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, k डेल मान लिया। तो इसको अब इसकी सहायता से अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I=I1 प्लस का I2 प्लस का 2I1 अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, cos k की जगह क्या आ सकता है, 2π/λ
और ये क्या है आपका पथांतर डेल। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं एक टर्म मान लेता हूँ के डेल इज इक्वल टू इस टर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर आप इसको ऐसे ही पूरा मान लो यदि मानना हो तो, या ऐसे नई टर्म में लिख लो आई इज इक्वल टू I1 प्लस का I2 प्लस का 2I1 I2 और ये क्या हो जाएगा कॉस डेल। क्लियर। अब आप यहाँ से क्या देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या जानना है, संपोषी व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या कहती है। संपोषी व्यतिकरण की डेफिनेशन कहती है कि आपके पास जो तीव्रता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। संपोषी व्यतिकरण यही बताता है, इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि संपोषी व्यतिकरण क्या बताता है, अधिकतम मैक्सिमम इंटेंसिटी को बताता है। तो बताओ मुझे, जब इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या कॉस डेल का मान कितना होगा, वो बताओ मुझे। जब संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम जब भी हो सकती है जब कॉस डेल का मान कितना हो, +1 हो या -1 हो। बताओ, कॉस की वैल्यू -1 से +1 तक डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण जब भी होगा जब कॉस डेल की वैल्यू आपके पास कितनी हो, +1 हो। कितनी हो, कॉस डेल की वैल्यू कितनी हो आपके पास, +1 हो। और कॉस डेल की वैल्यू +1 कब आती है मुझे वो बताओ। कॉस डेल की वैल्यू +1 कब आती है, जब या तो आपके पास डेल क्या आ जाए, आपके पास 0 आ जाए। क्या आ जाए, डेल 0 आ जाए। यदि मैं कलांतर और पथांतर की बात करता हूँ, के क्या है आपका संचरण नियतांक जिसे बोलते हैं, देखो डेल इज इक्वल टू, ये पूरा कहलाता है आपका कलांतर। कलांतर का मीनिंग क्या होता है, एक तो इसका संचरण नियतांक, साथ में क्या आता है पार्ट डिफरेंस, उससे ही अपन क्या कहते हैं, डेल कलांतर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल इज इक्वल टू क्या होता है 2π/λ और यहाँ पे क्या होता है डेल। अब इसकी वैल्यू आपको पास क्या आनी चाहिए, देखो सबसे पहले कॉस डेल वैल्यू जानते हो, 0 पर क्या देता है 1 देता है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। 0 के बाद कॉस डेल की वैल्यू +1 कब आती है, या तो 2π आ जाए या 4π आ जाए। इसका मतलब ये क्या आ जाए, पाई का समगुणज हो, क्या हो पाई का समगुणज हो, पाई का क्या हो समगुणज हो। अब यदि मैं पथांतर की बात करता हूँ, ये तो क्या था आपका कलांतर था, यानी ये सब वैल्यू यदि कॉस में आती है 0 आ जाए, 2π आ जाए, 4π आ जाए या पाई का कोई भी समगुणज आ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, हमेशा कॉस डेल की वैल्यू हमेशा क्या देगा आपको, कॉस डेल इज इक्वल टू +1 देगा। अब यदि मैं बात करता हूँ इसकी किसकी, पथांतर की, यानी पथांतर यानी कितना डेल, डेल क्या आ जाए आपके पास, देखो डेल क्या आ जाए, यदि लैम्बडा आ जाए, 2λ आ जाए, 3λ आ जाए, इस टाइप का आ जाए, यानी लैम्बडा का क्या आ जाए पूर्ण गुणज, लैम्बडा 2λ 3λ 4λ इस टाइप से आ जाए, तो ये क्या होगा लैम्बडा का पूर्ण गुणज, लैम्बडा का क्या होगा पूर्ण गुणज। अब देखो ये वाली कैसी वैल्यू डिफाइन करती है, मैं इसको एक बार एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपके पास क्या है cos 2π/λ और साथ में क्या है डेल है। क्लियर। अब यदि मैं क्या करता हूँ, देखो यदि मेरे पास क्या हो, या तो इस डेल की वैल्यू कंप्लीट क्या हो 0 2π 4π हो, तब आपको आंसर क्या आएगा +1 आएगा। यदि मैं इसको भी देखना चाहता हूँ तो देखो ये 2π/λ लिख दिया, और यदि डेल की पथांतर कितना, एक बार के लिए मान लो लैम्बडा है, तो लैम्बडा से लैम्बडा कट के क्या देगा आपको 2π देगा। इसका मतलब जो डेल की, जो ये वाला डेल है इसकी वैल्यू, कलांतर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π, 2π का मीनिंग कितना 1। यदि मैं आपके पास क्या लेता हूं, ये 2π/λ ले लिया, के की जगह क्या ले लिया 2π/λ। यदि पथांतर लैम्बडा ना होकर कितना हो आपके पास 2λ हो, तो ये कितना आ जाएगा लैम्बडा और लैम्बडा कितना आ जाएगा 4π, 4π की वैल्यू कितनी होगी +1। इसी प्रकार मैं क्या कहता हूँ 2π/λ ले लिया, और लैम्बडा की वैल्यू यदि मैं 2, ये दोनों ना होकर 3λ हो, यानी ये वाली वैल्यू हो, तो देखो लैम्बडा से लैम्बडा कटकर कितना आ जाएगा 6π। और आप जानते हो कि जो पाई का जितने भी समगुणज होते हैं उन सब की वैल्यू क्या होती है आपके पास +1 होती है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ से आप क्लियर बता सकते हो कि जो कॉस डेल है, डेल इज इक्वल टू क्या होता है के डेल संचरण नियतांक और साथ में पथांतर का मल्टीप्लाई होता है, तो डेल इज इक्वल टू 2π/λ क्या है, डेल इज इक्वल टू 2π/λ। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो कलांतर होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए पाई का समगुणज होना चाहिए, और यदि लैम्बडा होना चाहिए यानी पथांतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए लैम्बडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तभी आपको संपोषी व्यतिकरण की घटना क्या होगी दिखाई देगी, तभी क्या होगी आपकी संपोषी व्यतिकरण की घटना दिखाई देगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप जान सकते हो कि कॉस डेल की वैल्यू कितनी आ जाए +1 आ जाए तो आपका क्या होगा संपोषी व्यतिकरण होगा। अब मैं आपकी इंटेंसिटी की टर्म क्या है ये वाली है, तो देखो I इज इक्वल टू I1 + I2 हो जाएगा, प्लस का क्या आएगा आपके पास, प्लस का आ जाएगा 2
I1 I2 का अंडर रूट। क्लियर। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। कॉस डेल की वैल्यू संपोषी व्यतिकरण के लिए कितनी +1। +1 कब होगी जब डेल की वैल्यू या तो पाई का समगुणज हो, यदि पथांतर पूछे तो लैम्डा का क्या हो पूर्ण गुणज हो। यदि ये वैल्यू आती है तो ये आपका संपोषी व्यतिकरण देगा, इसके बिना संपोषी व्यतिकरण पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये क्या आएगा आपके पास, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, I = √I1 प्लस का √I2 और इसका क्या कर दूं मैं होल स्क्वायर। क्या इसको वापस ओपन करोगे तो क्या यही वाली टर्म आएगी, देखो I1 आएगा A² प्लस का B² I2 आएगा प्लस का 2AB, तो क्या आएगा आपका I1 I2, यही टर्म आएगी। इसका मतलब इस टर्म को मैं इस वाले होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ इसको। तो ये क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया, √I1 प्लस I2 का स्क्वायर कर दिया। अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो I आएगा क्या आएगा, जो I आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा किस केस में, जब I1 प्लस I2 का क्या होगा ऐड होगा, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जो I मैक्सिमम आएगा वो इन दोनों जो भी आपके पास जो पहले से दो वेव थी उनकी जो तीव्रता है और जो नई बनने वाली वेव है उनकी तीव्रता है, उन दोनों के ऐड से क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो। तो ये आपकी जो कहानी थी वो किसकी थी, संपोषी व्यतिकरण की, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी थी। ये वाली इक्वेशन अपन ने कल निकाल चुके थे। उसके बाद अपन ने क्या किया, संपोषी व्यतिकरण इस टाइप से कुछ इसका डायग्राम बनेगा, इसकी थ्योरी भी लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप संपोषी व्यतिकरण में इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और इसके लिए कॉस डेल का मान +1 होता है, इसके लिए कॉस डेल का मान +1 होता है, इसके लिए कॉस डेल का मान +1 होता है। इसके लिए कॉस डेल का मान +1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो अब आप क्या लिखोगे, ये वाला पहले तो डायग्राम बना दो, ये जो आपके सामने वैसे तो पहले बनाया हुआ तो भी इसमें बना दो। और फिर क्या लिखना है आपको, ये वाली इक्वेशन लिखो कॉस डेल और इसकी जगह ये लिखो, ये तो पहले ही कल लिख चुके तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये डायग्राम बनाओ, कॉस डेल = +1 लिखो और ये जो दोनों वैल्यू है ये एक अलग कलर के पेन से लिख लो और इस पर क्या लगा लेना, इंपोर्टेंट लगा देना, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये संपोषी व्यतिकरण जो हमको दिखाई देगा उसकी शर्त या कंडीशन बता रहा है, इसलिए इसको इंपोर्टेंट लगाना। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो उसकी आवश्यक शर्त क्या है कि जो कलांतर होना चाहिए वो पाई का समगुणज होना चाहिए और लैम्डा क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, तभी अपन को संपोषी व्यतिकरण की घटना दिखाई देगी। लिखिए इसको। जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। इसके नीचे लिख लो, अतः स्पष्ट है कि S1 तथा S2 से उत्सर्जित होकर, अतः स्पष्ट है कि S1 तथा S2 से उत्सर्जित होकर अध्यारोपित होने वाली तरंगों का S1 तथा S2 से उत्सर्जित होकर अध्यारोपित होने वाली तरंगों का कलांतर यदि पाई का समगुणज हो, कलांतर यदि पाई का समगुणज हो, कलांतर यदि पाई का समगुणज हो तथा पथांतर, देखो कलांतर पथांतर दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, तथा पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, S1 तथा S2 से उत्सर्जित तरंगों यदि अध्यारोपित होती है तो उसका कलांतर पाई का समगुणज हो तथा पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, तो मैं
संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, तो हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। ये तो मैंने इन दोनों लाइनों का लिखवाया है। अब आप इसका लिखो, जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, आई मैक्सिमम कितना आएगा, I1 प्लस I2 का ऐड होके उससे बड़ा आएगा। तो लास्ट लाइन लिखो, अतः स्पष्ट है कि संपोषी व्यतिकरण के समय, अतः स्पष्ट है कि संपोषी व्यतिकरण के समय परिणामी तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता का मान दोनों तरंग की तीव्रताओं के, दोनों तरंग की तीव्रताओं के योग के, दोनों तरंग की तीव्रताओं के योग से बड़ा होता है या ज़्यादा होता है, दोनों तरंग की तीव्रताओं के योग से अधिक होता है या ज़्यादा होता है। तो ये आपके पास क्या था, संपाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। अब इसी प्रकार इसी की सहायता से अपन सेम टू सेम बात करते हैं किसकी, विनाशी व्यतिकरण की। जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट का आपको टाइम है। चले आगे, लिख दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते आगे, देखो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सेकंड नंबर के इंटरफेरेंस की, जो है आपका विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये वाला डायग्राम यहाँ से हट जाएगा, उसका डायग्राम वापस अलग से आएगा। देखो अब ध्यान दो कि विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, क्या विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है डिस्ट्रक्टिव या विनाशी व्यतिकरण में, ये आपकी कोई वेव है, समझो इसको, ये भी मैं आपको पहले समझा चुका हूं वैसे तो। ये आपकी कोई एक वेव है जिसका नाम दे दिया, विस्थापन बना लिया y1 और y1। ठीक है, ये किस पॉइंट पे है, वही सेम, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। क्लियर। अब यहाँ पे एक तरंग तो ये थी, दूसरी तरंग आपके पास आ रही है ये वाली, दूसरी तरंग कौन सी आ रही है आपके पास, ये वाली। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया y2, इसका नाम दे दिया y2। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, एक ही सोर्स से उत्पन्न हो रही है, पाई पर आकर ये भी 0 हो रही है, 2π पर आकर ये भी 0 हो रही है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि वो क्या कहता है, y1 = प्लस का y2। बट आप यहाँ पे देखो कि एक तरंग तो पॉजिटिव में है, एक तरंग क्या है आपकी नेगेटिव में है। बट यदि आप इसकी कंडीशन लिखते हो डायग्राम देख के, तो ये क्या है, y1 है वो y2 से क्या है आपका बड़ा है। क्लियर दिख रहा है आपके सामने, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि जब y1 y2 से ज्यादा है, तो जो हमारी बनने वाली नई तरंग है, जो विनाशी व्यतिकरण की जो नई तरंग बनेगी, वो किस टाइप से बनेगी, तो वो बनेगी आपकी कुछ इस टाइप से। किस टाइप से बनेगी, इस टाइप से। और इसकी वैल्यू क्या होगी, y1 माइनस का क्या होगा, y2। क्या होगा, y = y1 माइनस का y2। ये दोनों को ऐड तो करना है, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, दोनों की डायरेक्शन चेंज है, तो बीच में क्या आ जाएगा आपका माइनस। तो y = क्या आएगा, y1 माइनस का y2। यदि मैं यहाँ पे तीव्रता की बात करूँ, तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जो इसकी तीव्रता होगी वो क्या होगी, न्यूनतम। क्या होगी, इसकी जो तीव्रता होगी वो क्या होगी आपकी न्यूनतम होगी। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि जब कोई दो तरंगें अध्यारोपित होती है, एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो जो बनने वाली नई तरंग है उसकी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। वही व्यतिकरण कौन सा कहलाता है आपका, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये इक्वेशन आप पहले से जानते हो। अब आपको ध्यान रखना है कि जब तीव्रता न्यूनतम होती है और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, कॉस डेल आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस डेल आ रहा है, कॉस के साथ ये डेल आ रहा है, तो आप जानते हो कि जब कॉस डेल कब न्यूनतम कब होगा, जब उसकी वैल्यू कितनी हो, +1 की जगह कितनी हो आपके पास, -1 हो, यही होगा। और आप जानते हो कि जब कॉस डेल की वैल्यू -1 कब होती है, मुझे ये बताइए, ये बताइए कि कॉस डेल की वैल्यू -1 कब होती है, बताओ जल्दी से कि कॉस डेल की वैल्यू -1 कब होती है। यदि आपको सभी वैल्यू याद नहीं तो इतना तो ध्यान ही होगा कि एक तो कॉस पाई पर क्या रहती है वैल्यू, -1 रहती है,
3 पाई पर क्या रहती है, -1 रहती है, 5 पाई पर क्या रहती है, -1 रहती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, लैम्बडा या पाई का कैसा लिखूँ, विषम गुणांक लिखूँ, बताओ पाई को कैसा लिखूँ मैं, पाई का विषम गुणांक लिखूँ या नहीं लिखूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 पाई बाय लैम्बडा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई का विषम गुणांक। क्लियर। यदि लैम्बडा की बात करूँ तो लैम्बडा क्या होना चाहिए आपके पास, लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, इस तरीके से होना चाहिए अर्ध विषम पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं अपन, अर्ध विषम पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको अपन, अर्ध विषम पूर्णांक। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, देखो अब ये कैसे होगा, आप जानते हो कि जब कॉस डेल की वैल्यू न्यूनतम तीव्रता चाहिए, कॉस डेल की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो देखो कॉस डेल की वैल्यू ऑफ एक वैल्यू तो आपको पता होगी, ज्यादा नहीं तो कॉस पाई कितना होता है आपका, -1 होता है, ये आपको ध्यान है। कॉस 0 कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे देखो यदि मैं क्या करता हूँ, 2 पाई बाय डेल लेता हूँ, और यहाँ पे ये क्या आपका पथांतर है। अब पथांतर में कितना लूँ, यदि लैम्बडा बाय 2 ले लूँ तो देखो लैम्बडा से लैम्बडा कटेगा, पाई से ये क्या कटेगा, 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा आपका पाई, पाई पर वैल्यू कितनी होती है आपकी, -1 होती है। क्लियर। यदि मैं पथांतर चेंज कर लूँ, 2 पाई बाय लैम्बडा ले लूँ, और पथांतर में यदि 3 लैम्बडा बाय 2 ले लूँ, क्या ले लूँ, 3 लैम्बडा बाय 2 ले लूँ, लैम्बडा से लैम्बडा कट, 2 से 2 कट, ये कितना बचेगा आपका, 3 पाई बचेगा। क्लियर। और मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, यदि 2 पाई बाय लैम्बडा, और देखो यहाँ पे 3 पाई बाय लैम्बडा की वैल्यू कितनी, -1, 2 पाई बाय लैम्बडा, यदि मैं इसकी ये वाली वैल्यू ना लेकर ये ले लूँ 5 लैम्बडा बाय 2, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा, कितना आएगा, 5 पाई। और इन सब की वैल्यू आप कितनी जानते हो, -1 होती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो S1 और S2 से जो तरंगे उत्सर्जित हो रही है, या S1 या S2 से जो तरंगे आकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो रही है, तो वहां पर उसका जो कलांतर होना चाहिए वो पाई का विषम गुणक होना चाहिए, जो पथांतर होना चाहिए वो अर्ध विषम पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्ध विषम पूर्णांक या अर्ध विषम गुणक होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जब ये दोनों कंडीशन फॉलो करती है तब आपका क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। अब यदि मैं इसकी इंटेंसिटी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं, इसकी इंटेंसिटी की। तो देखो इंटेंसिटी का बात करें तो क्या आएगा, I = I1 आ जाएगा, प्लस का I2 आ जाएगा, प्लस का 2I1 और I2। और आप विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहे हो तो तीव्रता न्यूनतम तीव्रता के लिए कॉस डेल की वैल्यू कितनी, -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -1। तो ये क्या आ जाएगा, I = I1 प्लस का I2, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो 2I1 I2। ये क्या टर्म बनेगी आपकी, ये वाली टर्म बनेगी, I = अंडर का I1 माइनस का अंडर का I2। क्लियर। और ये क्या है आपका, I मिनिमम देगा, न्यूनतम तीव्रता है, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो I मिनिमम आएगा वो आप डायग्राम से भी बता सकते हो कितना आएगा, बताओ। जो I मिनिमम आ रहा है वो I1 + I2 से कितना आएगा, बताओ। I1 + I2 से क्या आएगा, कम आएगा। ये चीज ध्यान रखना, संपोषी व्यतिकरण में क्या आ रहा था, दोनों की तीव्रताओं का योग से ज्यादा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पता लग रहा है इन दोनों का अपन ऐड करते हैं तो ये y1 से छोटा ही आएगा, कभी भी बड़ा नहीं आ सकता। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो I मिनिमम होगा वो क्या होगा, I1 + I2 से छोटा होगा। तो ये आपका था विनाशी व्यतिकरण की घटना। इससे हमें विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप मेन कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो कलांतर है वो पाई का विषम गुणक होना चाहिए, और जो पथांतर है वो कितना होना चाहिए, अर्ध विषम पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हो, लिखाइए, पहले लिख लीजिए विनाशी व्यतिकरण की डेफिनेशन। वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, न्यूनतम प्राप्त होती है, वह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, वह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, वह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, अर्थात करके लिख लो, अर्थात करके लिख लो इसमें एक लाइन भी कि अर्थात कॉस डेल का मान -1 होना चाहिए, अर्थात कॉस डेल का मान न्यूनतम होना चाहिए। कॉस डेल का मान न्यूनतम का मतलब आप जानते हो, या तो -1 ही होगा, -1 से वैल्यू इसमें छोटी होती नहीं है, कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में डिपेंडेंट रहती है। अर्थात न्यूनतम मान कॉस डेल -1 होना चाहिए। ठीक है,
ये लिखा हुआ है, ये वापस लिखने की जरूरत है नहीं, वापस लिखो नहीं। ये लिखने के बाद लिखो कि जब S1 तथा S2 से उत्सर्जित होकर तरंगें, जब S1 तथा S2 से उत्सर्जित होकर तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, जब S1 तथा S2 से उत्सर्जित होकर तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो उनके मध्य कलांतर पाई का विषम गुणक, तो उनके मध्य कलांतर पाई का विषम गुणक, तो उनके मध्य कलांतर पाई का विषम गुणक तथा पथांतर अर्ध विषम गुणक होना चाहिए, तथा पथांतर अर्ध विषम गुणक होना चाहिए, तथा पथांतर अर्ध विषम गुणक होना चाहिए। अब ये लिख लो आप, ये लिख लो तीनों चारों लाइन। इसमें लिखो अतः स्पष्ट है कि विनाशी व्यतिकरण के समय, अतः स्पष्ट है कि विनाशी व्यतिकरण के समय तीव्रता का मान दोनों तरंग की तीव्रताओं के, तीव्रता का मान दोनों तरंग की तीव्रताओं के योग से भी कम होता है, दोनों तरंग की तीव्रताओं के योग से भी कम होता है। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में अपन को बात करनी है, देखो संपोषी व्यतिकरण हो गया, विनाशी व्यतिकरण हो गया। अब इसी दोनों के बेस पे अपन का एक टॉपिक छोटा सा और है जिसे बोलते हैं तीव्रता पूर्ण वितरण। क्या बोलते हैं जिसे अपन? तीव्रता पूर्ण वितरण या तीव्रता वितरण, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं अपन? तीव्रता डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉपिक लगाइए, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है? तीव्रता वितरण में आपको सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आई एवरेज निकालना है मुझे। क्या निकालना है? आई एवरेज निकालना है। तो आप जानते हो कि किसी का भी औसत निकालना है, यानी औसत तीव्रता निकालनी है, औसत आई एवरेज निकालना है। तो आप जानते हो कि एवरेज के लिए मैं क्या करूंगा? आई एवरेज निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? आई मैक्सिमम प्लस का आई मिनिमम अपॉन में क्या करूंगा? 2 करूंगा। यही करूंगा। कोई भी एवरेज निकालना हो, आपके पास आई मैक्सिमम है, आई मिनिमम है, और उन दोनों का यदि मैं एवरेज निकाल सकता हूं तो क्या आएगा? देखो, आई मैक्सिमम क्या है आपके पास? I1 प्लस I2 प्लस का 2 I1 और I2, ये अपन पहले निकाल चुके हैं। जानते हो कि आई मैक्सिमम में कॉस डेल का मान कितना होगा? आपका +1 होगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का आई मिनिमम आएगा I1 प्लस I2 माइनस का 2 I1 I2। क्लियर? यह आएगा। अपॉन में क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो यहाँ से कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी? एक तो हो जाएगी ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2I1 और 2I2, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो I1 प्लस का I2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? 2। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आई एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई एवरेज। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो आपका पास आई एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा? I1 प्लस का I2। क्या आएगा? I1 प्लस का I2। तो यहाँ पे आई एवरेज क्या कहता है कि जब आई एवरेज, यदि तीव्रता के औसत की बात करूं तो दोनों तरंग की जो तीव्रता है उन दोनों का जो अपन ऐड करते हैं उसके इक्वल आता है। क्या आता है? उसके इक्वल आता है। क्लियर? यानी आपके पास जब दोनों प्रकाश या दोनों तरंग की, उसका यदि मैं तीव्रता का ऐड करूं तो क्या आएगा? आपका आई एवरेज आएगा। अब यदि मैं मान लूं कि जो आपतित होने वाली तरंग की तीव्रता है वो एक समान है,
यानी दोनों तरंग की तीव्रता, यहाँ पे मैं एक केस लगा रहा हूँ, दोनों तरंग की तीव्रता, दोनों तरंग की तीव्रता यदि एक समान हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यदि मैं क्या मानता हूँ I1 है और I2 है वो किसके इक्वल है, I0 के। क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैं आपके सामने 3 केस बना रहा हूँ, कौन कौन से, सबसे पहले I मैक्सिमम का, फिर I मिनिमम का और एक I एवरेज का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ I मैक्सिमम क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो आप, क्या निकला अपना, I1 प्लस I2 प्लस का 2I1 और I2, ये होता है आपके पास। इसी प्रकार यदि मैं एक I मिनिमम की बात करता हूँ तो I मिनिमम क्या आता है, ये भी आप जानते हो, I1 प्लस I2 और बीच में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है और 2I1 और I2। क्लियर। और एक बात करता हूँ मैं I एवरेज की, तो I एवरेज अपन ने क्या निकाला, I1 प्लस का I2। अब मैंने क्या किया, जब दोनों तरंग की तीव्रता क्या मानी, एक समान मानी, यानी I1 इक्वल टू I0 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी I0 आ जाएगा आपके पास, ये भी I0 आ जाएगा, प्लस 2I0 और I0 क्या बनेगा आपका, I0 स्क्वायर बनेगा, तो अंडर रूट से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये 2I0 तो पहले से ही था और ये भी 2I0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, I मैक्सिमम। तो I मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा, 4I0। क्लियर, कितना आ जाएगा, 4I0। इसी प्रकार मैं यदि यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, I0 प्लस का I0, बीच के माइनस और 2I0 आ जाएगा, क्योंकि I0 स्क्वायर होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखो 2I0 माइनस का 2I0, ये कितना हो जाएगा आपका, I मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। यदि मैं I एवरेज की बात करूँ तो I एवरेज कितना देता है, I0 प्लस का I0, यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास, I एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2I0। तो देखो ये आपका I एवरेज है, ये आपका I मिनिमम है और ये आपका I मैक्सिमम है। तो इन तीनों के काम में लेते हुए अपन एक ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक वितरण, एक ग्राफ बनाएंगे। तो पहले आप ये लिख लीजिए, तीव्रता वितरण क्या कहता है। तीव्रता वितरण का मतलब क्या है कि जो आपके पास जो I एवरेज होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एक नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है। जैसे अपना देख लो I एवरेज आ रहा है, वो इन दोनों के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों के बराबर आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि जब दोनों तरंगें एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती है, यदि हम उसका औसत निकाले तो वो क्या आता है, एक नियतांक या एक ऊर्जा के बराबर आता है। क्लियर। तो आप ये वाला लिखिए, फिर मैं आपको 2-4 लाइन लिखवाता हूँ, उसके बाद अपन वो ग्राफ बनाते हैं। कीजिए जल्दी। ये थोड़ा आपको छोटा दिख रहा हो तो कोई नहीं, मैं जो टर्म बोल रहा हूँ उसको भी थोड़ा दिमाग में रखना। I मैक्सिमम, I मिनिमम और I एवरेज। इसके आगे 2 लाइन लिख लो, 2 लाइन लिखो कि पर्दे पर परिणामी औसत तीव्रता का मान, पर्दे पर परिणामी औसत तीव्रता का मान, पर्दे पर परिणामी औसत तीव्रता का मान दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। दोनों तरंग की अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। यदि दोनों तरंग की तीव्रता समान हो, यदि दोनों तरंग की तीव्रता समान हो, उसके बाद आप ये लिख लेना, I1 प्लस I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। फिर अपन इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हटा दो।
अब देखो इसका मैं जो डायग्राम है वो आपको बना के बताता हूँ। जो तीव्रता पुनर्वितरण है वो कैसे होता है। यहाँ पे मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया क्या 0, क्या ले लिया, ये एक सीधी एक्सिस है, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने क्या 0, ये ले लिया मैंने पाई, ये ले लिया 2 पाई, ये ले लिया 3 पाई, ये ले लिया 4 पाई, ये ले लिया 5 पाई और ये ले लिया 6 पाई। क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई और माइनस का 6 पाई। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, जो इस एक्सिस पे है वो है आपका डेल यानी कलांतर, कला का अंतर। क्लियर। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस किससे बनता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू का क्या आता है पार्ट डिफरेंस। अब मुझे क्या करना है, अब आप जानते हो एक में आप जानते हो कि जो आई मैक्सिमम है वो कितना आ रहा है आपके पास 4I0, एक आ रहा है आई एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 2I0। ठीक है, तो ये मैं इसके 2 पॉइंट बना लेता हूं। ये आपका क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है आपकी इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपकी इंटेंसिटी आई। अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली लाइन खींची है, यानी आई मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 4I0 तक, तो क्या मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पे 4I0 लिख सकता हूँ। आई एवरेज क्या है 2I0, यानी ये बीच में है, जब ये बीच में है देखो आई मिनिमम क्या है 0, यानी आई मिनिमम 0 वाला एक्सिस हो गया। आई एवरेज क्या है 2I0, तो इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पे एक बीच में इसका एवरेज बना लेता हूँ। ये क्या बना दिया मैंने 2I0, क्या बना दिया 2I0। क्लियर। अब आपने देखा है कि संपोषी व्यतिकरण में और विनाशी व्यतिकरण में कब मान 0 होता है, कब मान प्लस माइनस होता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहले जो आप बात करते थे यहाँ से स्टार्ट होता था अपना, ठीक है, इस टाइप से इसकी जो वैल्यू आती थी वो कैसे आती थी आपको, इस टाइप से आती थी। इस टाइप से, मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो जब 0 था, क्या था आपका इंटेंसिटी का, यानी जो डेल कलांतर क्या था आपका 0 था, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा आपका मैक्सिमम पॉइंट 4I0 आएगा। क्या आएगा 4I0 आएगा। अब मैंने बताया था कि एक तो संपोषी व्यतिकरण है, एक तो क्या बताया था आपको संपोषी व्यतिकरण, एक बताया था मैंने आपको क्या विनाशी व्यतिकरण, क्या बताया था विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वैल्यू भी बताई थी कि इसका जो डेल का मान है और जो इसका डेल का मान है वो कितना कितना होना चाहिए। तो देखो इसका जो संपोषी व्यतिकरण था इसका डेल का मान कितना होना चाहिए बताओ मुझे। अपन ने क्या लिखा था 2 पाई बाय लैम्डा और डेल हो तो इसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए। संपोषी व्यतिकरण यानी कौन सा पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव कितना आता है 0 पर आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो या फिर पाई हो या फिर 2 पाई हो, यानी पाई का क्या होना चाहिए समगुणज, पाई का क्या होना चाहिए आपका समगुणज होना चाहिए। यानी इस वैल्यू पे देखो आप, इस वैल्यू पे देखोगे तो क्या आएगा आपके पास 0, सॉरी ये पाई नहीं आएगा, ओनली 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, क्योंकि पाई का क्या होना चाहिए समगुणज होना चाहिए। और यहाँ पे जो डेल था वो क्या था आपका, ये था आपका विषम गुणज, यानी क्या हो गया 1 पाई हो गया, यानी पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए न्यूनतम आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या ये इसको ये दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये ग्राफ। देखो डेल इज इक्वल टू 0 है तो 0 पर क्या होना चाहिए, 0 पर ये किसकी कंडीशन है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण यानी मैक्सिमम। तो देखो 0 पे कितना आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी 2 पाई की। देखो 2 पाई पर देखो मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो 2 पाई पे मैक्सिमम आ रहा है, इधर भी मैक्सिमम आ रहा है, 2 पाई पे इधर भी मैक्सिमम आ रहा है। क्लियर। 4 पाई की बात करता हूँ, 4 पाई का मैक्सिमम यहाँ पे भी मैक्सिमम आ रहा है, 4 पाई का मतलब ये भी क्या है आपका मैक्सिमम है। क्लियर। अब यदि मैं बात करता हूँ विनाशी व्यतिकरण की, विनाशी व्यतिकरण में आपने क्या पढ़ा कि जो पाई, 3 पाई, 5 पाई यानी जो कलांतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पाई का विषम गुणक होना चाहिए। पाई का कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पाई का विषम गुणक होना चाहिए। जब ये पाई का विषम गुणक होगा इसका मतलब पाई पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। आई मिनिमम क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम 0। तो देखो आई मिनिमम जब 0, क्योंकि इंटेंसिटी कभी भी नेगेटिव में तो होती नहीं है, वो तो क्या होती है एक तरह से पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है। तो आई मिनिमम कितना होगा 0। तो यहाँ पे देखो जब पाई की बात करेंगे तो 0 हो गया,
3 पाई की बात करिए तो 0 हो गया, 5 पाई की बात की तो 0 हो गया, 7 पाई पर क्या होगा 0। इसी प्रकार इस टाइप इधर देखो तो भी क्या होगा 3 पाई पर 0, 5 पाई पर 0, पाई पर 0। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी वजह से कौन सी दोनों कंडीशन, ये वाली, एक तो संपोषी व्यतिकरण वाली कंडीशन और एक विनाशी व्यतिकरण वाली, जो दोनों कंडीशन थी, इन दोनों कंडीशन के बेस पे मैंने इन तीनों की सहायता से क्या बनाया, ये तीव्रता पूर्ण वितरण बनाया है। तो आपको तीव्रता पूर्ण वितरण समझ में आ गया। सबसे पहले आई मैक्सिमम कितना आ रहा है 4I0, आई मिनिमम कितना आ रहा है 0, आई एवरेज कितना आ रहा है 2I0। तो देखो मैक्सिमम के लिए मैंने एक तल बना दिया जिसकी वैल्यू ले ली 4I0, एवरेज के लिए मैंने लिख लिया 2I0। ये आपका क्या है, ये है आपका आई एवरेज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये आपका जो तल है वो है आई मैक्सिमम, ये आपका है आई एवरेज और ये आपका क्या है आई मिनिमम। तो देखो इन तीनों को शो कर रहा है। तो अब कौन से एंगल पे, अब आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि ये ग्राफ यहीं से क्यों स्टार्ट किया। तो यहाँ से स्टार्ट करने का मीनिंग मेरा यहाँ से है कि जब आप डेल की वैल्यू 0 लोगे तो पाई का विषम गुणज पर क्या आना चाहिए, संपोषी व्यतिकरण यानी मैक्सिमम आना चाहिए। तो 0 पर मैक्सिमम यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। इधर भी कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। यदि आपके पास 2 पाई पर क्या आना चाहिए, वापस 0 पर मैक्सिमम आया था, अब 2 पाई पर मैक्सिमम आना चाहिए। जब 2 पाई पर कितना आना चाहिए मैक्सिमम, इसका मतलब ये ग्राफ पाई पर कितना होगा, पाई पर कितना होगा विनाशी व्यतिकरण न्यूनतम। जब पाई पर न्यूनतम होगा इसका मतलब यहाँ से ये ग्राफ यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस यहाँ जाएगा, तब 2 पाई पे वापस क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये ग्राफ इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अपन ने ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो यही आपका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका तीव्रता पूर्ण वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तीव्रता पूर्ण वितरण कहलाता है। तो आप अच्छे से ग्राफ बना दीजिए क्लियर, और जिनके पास अलग अलग कलर का पेन है तो वो अलग अलग कलर का पेन नोट्स में यूज लीजिए, काफी सहायता मिलेगी बाद में समझने में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके आगे एक लाइन लिख लीजिए कि व्यतिकरण की घटना तीव्रता के पूर्ण वितरण का प्रभाव है। व्यतिकरण की घटना तीव्रता के पूर्ण वितरण का प्रभाव है, अतः इस घटना में कुल ऊर्जा या तीव्रता नियत या संरक्षित रहती है। अतः इस घटना में कुल ऊर्जा या तीव्रता नियत या संरक्षित रहती है। देखो नियत कैसे, देखो ये भी एक फिक्स वैल्यू दे रहा है 4I0, ये भी फिक्स वैल्यू दे रहा है और ये भी फिक्स वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि इसकी जो तीव्रता होती है या फिर अपन कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा होती है वो एक नियत होती है या संरक्षित कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, तो ये अपना आज की जो क्लास थी उसमें अपन ने ये पढ़ा कि संपोषी व्यतिकरण में जो इसके 2 टाइप्स थे, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, किस तरीके से इसका जो अपन ने मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाला था उस कंडीशन को कैसे फॉलो करता है, कैसे इसका पथांतर कितना होना चाहिए, कलांतर कितना होना चाहिए, मेन इंपोर्टेंसी जिसमें ये भी थी तो ये भी अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद इन दोनों की सहायता से देखते हुए अपन ने क्या बनाया, ये तीव्रता पूर्ण वितरण बनाया। इससे पता लगता है कि अपने पास आने वाली जो तरंग, किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली जो तरंगें थी उनका यदि एक समान मान लिया जाए इंटेंसिटी, तो वो क्या वैल्यू देता है, किस टाइप से उसका तीव्रता पूर्ण वितरण होता है, और यही क्या कहलाता है, आपका व्यतिकरण कहलाता है। तो जनरली आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक व्यतिकरण था वो तो आपका ये था। तो उसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे कि इसमें जो व्यतिकरण होता है, तो आप जानते हो कि जब किसी 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होगी और वहां व्यतिकरण की घटना दिखाई देगी, तो व्यतिकरण की जब घटना दिखाई देगी तो वहां एक ऐसे गोल टाइप से फ्रिंज का निर्माण होता है। एक्चुअली वो गोल भी नहीं होती, वो अति परवलयाकार होती है। कैसी होती है, अति परवलयाकार के रूप में होती है, और मतलब पूरी गोल भी नहीं है और पूरी अति परवलयाकार भी नहीं है, बट उसको अति परवलयाकार के रूप में मानते हैं। तो इसमें जो व्यतिकरण से बनने वाली जो फ्रिंज होती है उसका जो आकार माना गया वो कैसा माना गया, अति परवलयाकार माना गया। यदि आप उसका भी डेरिवेशन करना चाहो तो आपको मिल सकता है बुक में, वो भी आपको दिया हुआ है कि ये अति परवलयाकार किस तरीके से है।
तो इसके जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे कि इसमें जो फ्रिंज जो बनने वाली फ्रिंज है उस फ्रिंज का आकार और फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, किस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों और आपके जो क्लासमेट हैं, आपके कोई रिलेशन वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी मुझे भी कुछ एनर्जी मिलेगी आपके द्वारा। यदि आप वीडियो को खाली देख कर छोड़ दोगे तो उससे मतलब नहीं रहता। आप वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, उसके साथ वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख दो, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लाइक बढ़ाओगे, जैसे जैसे वीडियो को शेयर करोगे, तो मुझे भी एक तरह से आपके द्वारा एनर्जी मिलेगी और मैं भी आपके सामने, जब एनर्जी मिलती है तो आप जानते हो कि एनर्जी जब मिलेगी तो आपके सामने अच्छे से अच्छा मैं करके कोई भी क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।